हेलो एवरीवन। आज हम द ऑफिसर्स जो है वो आपको बजट बढ़ाने जा रहा है। बजट जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कोर पार्ट रहेगा आपके बजट का। दैट मीन्स कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करता है, ये सब आपको हम बताएंगे इसमें। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि बजट में आपको पढ़ना क्या है, कि बजट क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, विच मीन्स कि आफ्टर 25 ईयर्स इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके का बजट डिज़ाइन किया है कि जो कमिंग 25 ईयर्स हैं उनमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके की होगी उसको कंसिडर किया गया है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो ताकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। इस पूरे बजट को या इस पूरे 25 ईयर्स को एक नाम दिया गया है अमृत काल। तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो इसके बारे में कि बजट क्या होता है, बजट का पर्पस क्या है, ये सब आपको बताएंगे विशाल सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बजट का आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं और इसे कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। तो सबसे पहले जो आपको स्लाइड शो हो रही है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बजट जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये एक गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का जो है वो पूरा स्टेटमेंट होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अपकमिंग जो वन फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर गवर्नमेंट अपना कितना रिसीट्स यानी कितनी रेवेन्यूज़ जो हैं वो जनरेट करने वाली है, एंड एक्सपेंडिचर यानी कितना स्पेंडिंग जो है खर्चा जो है वो करने वाली है। तो इससे हम कलेक्टिवली बोल देते हैं कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करके आपको बताऊं, थोड़ा इजी वे में बताऊं, तो एज अ हाउस होल्ड हम जैसे एक इंडिविजुअली अपना जो स्पेंडिंग्स होती हैं या इनकम्स होती हैं उन्हें डिवाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम कितना जो है एक नेक्स्ट ईयर में या एक नेक्स्ट मंथ में अपनी स्पेंडिंग्स करने वाले हैं या कितनी हमारी इनकम्स आने वाली हैं। सेम एज गवर्नमेंट जो है वो बजट के थ्रू जो है हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में वो कितनी स्पेंडिंग्स करने वाली है और उस स्पेंडिंग्स के ऊपर उन्हें कितना जो है रेवेन्यू जो है वो मिलने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बजट है ये किस आर्टिकल के तहत जो है वो पब्लिश किया जाता है या फिर अनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 112 यानी 112 में जो है आपको इसके बारे में जो है वो इसके प्रोविज़न्स जो हैं वो मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 112 जो है बजट का उससे डील करता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है वो जो है इसमें इसकी नोडल बॉडी रहेगी जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको प्रिपेयर करने के लिए और अनाउंस करने के लिए। इसके बाद अगर और हम देखें तो यहाँ पे जो फैक्चुअल डाटाज हैं वो आपके साथ में इस जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे इस बार के बजट के वो आपके साथ में प्रीति मैम जो है वो शेयर करेंगे। मैं आपके साथ में शेयर करूँगा सबसे पहले कि इस जो हमारा बजट होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, ठीक है। वो वाली स्लाइड जो है अभी आपके सामने जो है मैं उसमें थ्रू आ स्लाइड जो है आपके साथ में शेयर करूंगा, पूरा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। जितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये समझना भी है कि आखिर एक बजट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कि गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके अपना बजट जो है वो पब्लिश करती है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं जो कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट पेश करती है या फिर वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहता है, ठीक है। तो बजट में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा
सबसे पहले जो है आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे मैं इसे बोल सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है बजट का वो रहेगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है गवर्नमेंट प्रमोट करती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली और आपको बताऊं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बाया बजट होती है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है वो हमें पता चलता है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से। ठीक है, तो जीडीपी से हमें ये पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, और इस जीडीपी को कैसे बूस्ट अप करना है, कैसे प्रमोट करना है, वो जो है हमें वो जो है एक ऑब्जेक्टिव लेके चलती है गवर्नमेंट अपने बजट में। इसी तरह से और नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी बजट से जो है गवर्नमेंट का ये मोटिव रहता है कि वो पॉवर्टी को जो है एलिमिनेट कर सके सोसाइटी के अंदर से, और एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे जनरेट कर सके। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, जो कि प्रीति मैम नेक्स्ट जो है आपके साथ में डिस्कस भी करेंगे फर्दर, वो सारी जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो इस तरह से फ्रेम की जाती हैं ताकि सोसाइटी में से जो है पॉवर्टी को जो है वो एलिमिनेट किया जाए। तो नेक्स्ट इंडिकेटर जो आपका रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो है रिसोर्स रीएलोकेशन। इसका मतलब है बाया टैक्स। ठीक है, टैक्स के थ्रू कैसे जो है रिचेस्ट सेक्शन से, जैसे कि हम प्रोग्रेसिव टैक्स की अगर यहाँ पे एग्जांपल लें तो जो रिचेस्ट सेक्शन है वो ज़्यादा टैक्स जो है पे करती है, और वो टैक्स जो है गवर्नमेंट रिचेस्ट सेक्शन से लेके पुअर सेक्शन पे जो है वो इन्वेस्ट करती है, हम बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो आपके बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं, डीबीटीज होते हैं, उनके थ्रू जो है जो मार्जिनलाइज्ड जो हमारी सेक्शन है उन्हें जो है मेन स्ट्रीम में लाने की जो है कोशिश करती है वाया रिसोर्स रीएलोकेशन। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे एक और पॉइंट देख रहे होंगे, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सेम एज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में रिलेट करके आपको बताऊंगा कि जब गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, यानी बैलेंस करने की कोशिश करती है सोसाइटी के अंदर, तो उससे वो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो रिड्यूस कर सके इनइक्वालिटी को सोसाइटी के अंदर। तो ये सारे जो थे वो मैंने ऑब्जेक्टिव जो है आपके साथ में डिस्कस किए। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे वो है कंपोनेंट्स, जिसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है बजट के कंपोनेंट्स के ऊपर। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके जो लास्ट जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ है उसमें भी आपके रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के ऊपर जो है क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो ये कैसे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर इन डेप्थ जो है हमारे जो दी ऑफिसर्स में जो है इसे एक इन डेप्थ जो है स्टडी जो है आपको पढ़ाया जाता है इसके ऊपर, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट ब्रीफली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें मेंशन हैं। तो रेवेन्यू, यहाँ पे बजट के दो कंपोनेंट्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट के अंदर आप पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का सिंपल मीनिंग यही है कि किन सोर्सेज से गवर्नमेंट जो है वो जो है अर्न करने वाली है, रिसीट्स जो है उनके पास में आने वाली है, रेवेन्यूज उनके पास में आने वाली हैं। तो वो दो सोर्सेज आपके रहते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आप देखेंगे कि आपका रहेगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप जो है वेरियस टैक्सेस को जो है इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब जो है आपका डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में आप जो है ब्रॉडली जीएसटी को जो है वो स्टडी करते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट अपना जो है एक्सपेंडिचर करने वाली है, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्लाइड्स में कि कुछ प्लान रहता है, कुछ अनप्लान रहता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट जो है आपका वो कैपिटल रिसीट्स है। उसमें भी आप देखेंगे कि जो आपके दो पार्ट्स रहेंगे, एक प्लान्ड और एक अनप्लान्ड वाला। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका स्ट्रक्चर था किसके रिगार्डिंग, आपके बजट के रिगार्डिंग, जो कि यहां आपकी स्लाइड्स में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो जितने भी इस बार के बजट के स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके साथ में प्रीति मैम जो हैं वो शेयर करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट बजट, यानी क्या डेटा प्रोवाइड किया है इस बजट ने। तो अकॉर्डिंगली बजट में बताया गया है कि 9.2% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी आने वाले ईयर्स में इंडिया में। 60 लाख न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किया जाएगा, और इसको अंडर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर जो है ये सब किया जाएगा। और पहले ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी इसके अंदर 2 सेक्टर्स थे, अब वो बढ़ा के 14 सेक्टर्स कर दिए गए। तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है उसके अंदर अब कितने सेक्टर्स हैं। उसके बाद ये भी माना गया है कि इस स्कीम के अंडर
एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो बहुत पोटेंशियल है इस स्कीम का, तो इसीलिए 30 लाख करोड़ जो हैं वो इससे जनरेट हो सकते हैं, तो इसीलिए इस स्कीम के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि टोटल रिसिप्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास कितनी आई है 2022-23 में आएंगी, वो 22.84 लाख करोड़ से, और टोटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो 39.45 लाख करोड़ रहेगा। ये तो थे कुछ फैक्ट्स। नाउ कम्स टू द प्रायोरिटीज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आफ्टर 25 ईयर्स हम 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये जो जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं वो इन सब आने वाले 100 ईयर्स को दिमाग में रख के की गई हैं। तो इसमें सबसे 4 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं जो इस बजट में फोकस की गई हैं। एक है पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और फिनेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति की। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है इस बजट में जो है वो लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पीएम गति शक्ति को जो है वो और भी ज़्यादा ऑगमेंटेशन लानी है उसमें, क्योंकि ये जो पीएम गति शक्ति है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है, और इस बजट में 7 इंजन्स पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में ख़राब हो जाती हैं, तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको लेके एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को लेते हुए पीएम गति शक्ति का जो प्लान है उसको इस बजट में जो है बहुत फोकस जो है वो किया गया। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पीएम गति शक्ति जो है उसको भी फोकस किया गया, जिसको नाम दिया गया है पीएम डिवाइन, जिसमें बजट का 500 करोड़ जो है 500 करोड़ आउटले इसके लिए दिया गया है, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग और सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। और अगर हम पर्टिकुलरली रेलवेज की बात करें तो इस बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत फोकस किया गया है, और 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति जो है वो कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। 200 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो दैट शुड बी ब्रॉट अंडर कवच। कवच का मतलब है यहाँ पे कि सेफ्टी जो है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट भी लाया गया है, ताकि लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को क्या किया जा सके, फोकस किया जाके उन्हें जो है वो इन्हांस किया जा सके। इसमें नेक्स्ट जो इसका प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली डील करती है आपके डिफरेंट एरियाज़ को, कि किस तरीके से इंडिया की वेलफेयर करना है, खासकर वनरेबल सेक्शन जो है उसके लिए कैसे वेलफेयर करना है। तो उसको लेके एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स लाएं, हेल्थ में क्या रिफॉर्म्स लाएं, एमएसएमईज में क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, एजुकेशन में क्या रिफॉर्म, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात एग्रीकल्चर की करें तो इस बजट में 2.37 लाख डायरेक्ट पेमेंट जो है वो 1.63 करोड़ फार्मर्स को जो है वो दिया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये फिगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपने फॉर्म प्रोटेस्ट देखे थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी में आपको आ सकते हैं कि कितने लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी। तो 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी, 1.63 करोड़ फार्मर्स की, ताकि और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ताकि वो वीट एंड पैडी को प्रोक्योरमेंट, उनकी प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा इशू रहता है, उसको प्रोक्योर कर सकें। और दूसरा फोकस एग्रीकल्चर में दिया गया है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को, क्योंकि हमने देखा था कि जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन या सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत से पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे थे, जिसकी वजह से सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो थे वो खत्म हो रहे थे। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही थी बट सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो वो खत्म हो रहे थे, सॉइल जो है डिग्रेड हो रही थी। तो उसको लेके इस बजट में फोकस किया गया है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इनकम जो है फार्मर्स की वो भी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस में स्टार्टअप्स की बात की है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि स्टार्टअप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस में स्टार्ट किया जाएं, और उसको फंडिंग करेगी नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो एक बॉडी है जो एग्रीकल्चरल या रूरल एंटरप्राइजेस से रिलेट करती है, उनको फंडिंग करती है। तो ये सब जो है वो नाबार्ड करेगी। इसके अलावा किसान ड्रोन्स का आजकल बहुत कंसेप्ट आप देखते हो कि ड्रोन्स का बहुत यूटिलाइजेशन जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लाया गया है किसान ड्रोन्स। ये किसान ड्रोन्स जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा
क्रॉप असेसमेंट करना, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेइंग करना, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना। तो ये सब जो है ये किसान ड्रोन्स जो है ये इसका काम करेगी। उसके अलावा इरिगेशन को भी इक्वली फोकस किया गया है थ्रू बेटवा प्रोजेक्ट। ये जो बेटवा प्रोजेक्ट है इसमें 1400 करोड़ का आउटले जो है वो दिया जाएगा, जिसमें केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट जो है जिससे इरिगेशन 9.8 लाख हेक्टर्स ऑफ फार्मर लैंड जो हैं उनको इरिगेशन बेनिफिट जो हैं वो इस स्कीम के थ्रू जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का वो है MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो रही हैं वो MSMEs ही रही हैं। बहुत सी लाखों MSMEs जो हैं वो बंद हो गई थी। तो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और इस के लिए बजट में जो है वो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बजट की रिपोर्ट, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो सेक्टर है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये 30% ऑफ GDP को कंट्रीब्यूट करता है और 48% कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रेड के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है MSMEs, और 11% लोगों का जो लाइवलीहुड है वो MSMEs पे है। और कोविड के टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रास्टिकली जो है ये सेक्टर जो था वो इफेक्ट हुआ है। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहला है एक पोर्टल डिज़ाइन किए गए हैं। बहुत से पोर्टल है, जैसे उद्यम पोर्टल है, ई-श्रम पोर्टल है। ये सब पोर्टल डिज़ाइन किए गए हैं उन लोगों के लिए जो MSME से रिलेट करते हैं, ताकि इन पोर्टल्स के थ्रू वो जो भी जॉब सीकर्स हैं या सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस चाहते हैं वो सब इस पोर्टल में उनको इस सभी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम भी जो है वो MSMEs को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। ये स्कीम क्या है कि इस स्कीम के अंडर MSMEs को लोन दिया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई भी अगर MSMEs लोन जो है वो लेते थे तो उनको गारंटी देनी पड़ती थी। तो इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट खुद एक गारंटर की तरह रहेगी, जिसकी जो आपको लोन जो है वो ईजिली प्रोवाइड हो सकता है अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा रैम्प स्कीम आई है जो कि जिसको हम बोलते हैं रेजिंग एक्सेलरेटेड MSME परफॉर्मेंस, जिसमें 6000 करोड़ रुपए का आउटले जो है वो बजट में रखा गया है MSMEs को, ताकि उनको हम बूस्ट कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो अगर अच्छे से चलानी है तो उसके लिए ज़रूरत है कि स्किल्स जो हैं वो लोगों के एनहांस होने चाहिए। तो इसको लेके एक स्कीम है देश स्टैक टू प्रोवाइड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इसके अलावा स्किल्स को रीस्किल और अपस्किल करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके अलावा बहुत से दूसरे इनिशिएटिव्स लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे ड्रोन शक्ति, उसके बाद ड्रोन SAS सर्विस DRAS, ताकि इस सारे सेटअप को जो स्किल डेवलपमेंट है उस सेटअप को प्रमोट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए। उसके बाद नेक्स्ट जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आता है वो आता है हेल्थ। तो हेल्थ जो है आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस इंडिया में आए थे। तो इस तरह के क्राइसिस दोबारा ना आए, इसको लेके एक नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो रोल्ड आउट किया गया है इस बजट में, जो टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन डायग्नोसिस पूरी डिजिटलाइज करने के लिए हेल्थ सेक्टर को ये जो स्कीम है ये लाई जा रही है। इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी इक्वली फोकस किया गया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग जो थे वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा उनको मेंटल ट्रॉमा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे घरों में, चाहे जॉब जाने की वजह से, चाहे आप बीमार हो रहे थे उसकी वजह से। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है, दैट इज़ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि काउंसलिंग और केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा जो भी मेंटल हेल्थ जो सफरर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा बहुत सी स्कीम्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, ताकि एक इंटीग्रेटेड बेनिफिट जो है वो विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम्स के अंडर उनको मिल सके, जिसमें मिशन शक्ति की बात की, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, ये सब चीज़ों का फोकस किया गया। ये जो सारी स्कीम्स हैं ये तो हम आपको क्लास में जो ऑफिसर्स की जो क्लास है वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ पूछा जा सकता है कि टू गिव इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू विमेन एंड चिल्ड्रन विच स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड अंडर बजट 2022। तो आपको पता होना चाहिए कि मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और ये सब स्कीम्स हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए गवर्नमेंट जो है वो हर घर नल से जल
इस तरीके की एक जल टैप करके एक स्कीम लेकर आई है, जिसका जो टैप कनेक्शन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए 60,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं, जो कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर करेगा 2022-23 में। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि साफ़ पानी होना चाहिए, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर से सबसे ज़्यादा डिजीज़ इंडिया में होती है। टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, इन सब डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ सिस्टम को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये प्रिवेंटिव हेल्थ स्कीम हर घर नल से जल जो है वो लेकर आई है। इसके बाद इसी में आता है हाउसिंग फॉर ऑल। तो पीएम आवास योजना कोई नई स्कीम नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंटेड थी, जिसको पहले हम इंदिरा गांधी आवास योजना कहते थे। लेकिन इस बजट में इंपॉर्टेंट क्या है कि 48,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं, सो दैट 80 लाख हाउसेज जो हैं वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए जो है 80 लाख घर जो है वो बना सकें। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर जो था वो था प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने फोकस किया विलेज प्रोग्राम पे, एजुकेशन पे, अर्बन प्लानिंग पे। तो ये जो सेक्शन है बजट का, ये डील करता है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि गवर्नमेंट की तरफ लोगों का ट्रस्ट कैसे बढ़े और बिजनेस जो है वो इजीली कैसे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, उन पे फोकस करता है। तो इसको लेके कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे लोग जो है वो फोकस करें, उस पर बिलीव करें, तो एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आई है, खासकर बॉर्डर विलेजेस के लिए, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है या पॉपुलेशन बहुत स्कार्स है, बहुत कम पॉपुलेशन है, खासकर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उनको फोकस किया जाएगा। और इसके अंडर एक विलेज प्रोग्राम के अंडर उसको वाइब्रेंटली उस पर फोकस किया जाएगा, ताकि उन विलेजेस को जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप कर सके, उन विलेजेस को है वो सेल्फ सफिशिएंट बना सकें। इसके बाद आता है बैंकिंग। इसी के अंडर एक नेक्स्ट एलिमेंट है बैंकिंग। बैंकिंग का यहाँ पे क्यों फोकस किया गया है, ताकि जो पोस्ट ऑफिस है उनको बैंकिंग सर्विसेज के साथ लिंकेज की जा सके, कि जो भी बैंक में आपको सर्विसेज मिलती हैं वो दैट सर्विसेज शुड बी अवेल इन पोस्ट ऑफिस। तो उसको लेके 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो सेटअप किए जाएंगे ऑन बैंकिंग लाइन्स पे, सो दैट बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ईज हो सके पोस्ट ऑफिस में। इसमें इसके अलावा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश की जाएंगी। इसी के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है ई पासपोर्ट, कि ई पासपोर्ट क्योंकि ट्रैवलिंग को सही करने के लिए पासपोर्ट जो है वो बड़ी जल्दी बन जाए, उसको लेके गवर्नमेंट एक ई पासपोर्ट का कंसेप्ट लेकर आई है, ताकि पूरे पासपोर्ट बनाने के सिस्टम को डिजिटलाइज कर सकें, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईजियर हो सके। इससे पहले बहुत टीडियस और कम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो किया जाता था पासपोर्ट बनाने के लिए, तो इस बजट में इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। जो डेटा है वो आपको चिप की फॉर्म में मिलेगा और पर्सनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि आपकी ये जो इतना लंबा प्रोसेस रहता था पासपोर्ट बनाने का वो बिल्कुल कम कर दिया जाए। इसी के अंदर आता है अर्बन प्लानिंग। एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले 25 ईयर्स में 50% पॉपुलेशन जो रहेगी वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाएगी, यानी रूरल इंडिया से अर्बन एरिया का जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने इस बजट में टाउन प्लानिंग स्कीम्स जो हैं वो लाई हैं अंडर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये सीमलेस अप्रोच, ताकि अर्बन एरियाज़ को सीमलेस अप्रोच के अंडर लाया जा सके, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो इजीली आपको मिल सके, कनेक्टिविटी मिल सके। अर्बन एरियाज़ में जो स्लम एरियाज़ हैं उनको कंसिडर करना, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों को लेके ये स्कीम लाई गई है। उसके अलावा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई है, ये भी इसी बजट के अंडर लाया गया है, ताकि चार्जिंग स्टेशंस जो है वो जगह जगह लोगों को मिल सकें। और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन थ्रू IT बेस्ड, हम लोग बहुत देख रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट जो है वो इलीगल लैंड्स, या हम जो कहेंगे कि जो गवर्नमेंट लैंड्स को ऑक्यूपाइड किया होता है उसका कोई डेटा नहीं होता है, तो उसको डिजिटलाइज करने के लिए IT बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाएगा, जिसमें आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोक्योर करके जो है वो रख सकती है। इसी के बीच में जो है एक और चीज़ है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके CPACE करके एक स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसका मतलब होता है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड
कॉरपोरेट एग्जिट। इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया में इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए अगर इन्वायरमेंट कंजीनियल होगा, यानी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बाद अगर सारी कंपनीज जो हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहती हैं, तो अगर उनको वहाँ से निकलना है, उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आना है, तो उसके लिए वो इंडिया में क्लॉज जो थे वो बहुत कम्प्लेक्स थे। तो उन क्लॉज को ईजी करने के लिए कि अगर कोई भी इन्वेस्टर उस जो भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होंगी, अगर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे जाके फुलफिल नहीं होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, तो वो उससे ईजिली जो है वो इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर आ सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आप सब जानते हो कि जिसमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन इस बजट में फोकस किया गया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो आप सी पे स्कीम के थ्रू ईजिली जो है उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में पैसा खर्च करने से पहले जो है वो इस डायलेमा में ना रहे कि अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो हम उससे बाहर नहीं आ सकते। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है गेमिंग एंड एनिमेटेड सेक्टर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी ये कोरोना के टाइम पे या पैंडेमिक के टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग जो हैं वो एनिमेटेड वर्ल्ड की तरफ, विजुअल इफ़ेक्ट्स या इनकी तरफ ज़्यादा जो हैं वो आकर्षित हुए हैं। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई है और इस टास्क फोर्स का काम होगा, उसके अंडर एक प्रोग्राम के अंडर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और इस प्रोग्राम को ABGC का नाम दिया गया, दैट मीन्स एन एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन। और क्योंकि इस सेक्टर का जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है आने वाले ईयर्स में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंगली 25 ईयर्स की हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखी है, जिसको अमृत काल कहते हैं। तो ये जो हमारा जो सेक्टर है, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, तो इस पर गवर्नमेंट जो है वो इक्वली फोकस कर रहा है। इसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटीज, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियोस्पेटियल सिस्टम है, ड्रोन्स हैं, जेनोमिक्स हैं, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस सेक्टर को भी जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इस बजट के थ्रू कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस सेक्टर में उसमें जितना भी पैसा खर्च होगा वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से इस सेक्टर को जो है कंट्रीब्यूट करेगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट था बजट का वो था एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि आप जानते हो कि एक हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो फोकस करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया को फोकस करना पड़ेगा। तो उसको लेके बहुत से इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं इस बजट में, जैसे 19,500 करोड़ का आउटले जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के साथ दिया गया है, सो दैट हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। इससे क्या होगा कि हमारी जो कोल डिपेंडेंसी है कि कोल के थ्रू जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसके वो रिड्यूस हो सकेगी, सोलर पावर जनरेशन को ऑगमेंट कर सकेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम इंपोर्ट करवाते हैं जो सोलर मॉड्यूल्स, उनकी जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो सकेगा। इसी के साथ साथ ये जो सोलर मॉड्यूल्स की जो डेवलपमेंट होगी ये हमें हेल्प करेगा, जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड करना सोलर पावर बाय 2030, तो उसमें भी जो ये सोलर मॉड्यूल्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में 25 ईयर्स, आने वाले 25 ईयर्स में किस तरीके से हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, इसको भी इक्वली फोकस किया है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें फोकस करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको लेके इंडिया ने जो एक टारगेट रखा था 88 मिलियन मीट्रिक टन जो है हमें सेव करने हैं, बचाने हैं, तो उसको लेके स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करना है, तो उसको लेके भी इंडिया ने रिन्यूएबल इन सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस जो है वो इक्वली किया है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जॉब क्रिएशन, कि इसी सेक्टर में जॉब क्रिएशन फॉर फार्मर्स और ग्रीन जॉब की भी जो बात है वो इस बजट में की गई है। ग्रीन जॉब क्या होता है ये तो हम आपको क्लास में बता देंगे, क्योंकि इस पूरे बजट सेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक स्कीम आपको समझाऊं, तो ये क्लास में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन जॉब क्या होता है, किस तरीके से फार्मर्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब क्रिएशन होगी, ये सब हम आपको क्लास में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है इस बजट में, तो उसको लेके गवर्नमेंट ने बताया है कि 4 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोल गैसिफिकेशन के लिए स्टार्ट किए जाएंगे।
और इसी के साथ साथ कन्वर्जन की जाएगी कोल की इनटू केमिकल। जैसे मैंने आपको बोला कि कोल जब हम यूज़ करते हैं तो कार्बन एमिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के उसको शिफ्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल्स में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री को दिया गया है, और ख़ासकर एग्रो फॉरेस्ट्री में प्रमोट किया जाएगा फार्मर्स को, एससीज और एसटीज को, ताकि वो एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या करें, अडॉप्ट करें। और इस एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने का जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज से एग्रीकल्चर तो होता रहेगा, साथ में प्लांटेशन ऑफ ट्रीज भी किया जाएगा। उससे ये होगा कि एक तो एनवायरनमेंट जो होगा वो सेफ रहेगा, एंड एज वेल एज इनकम जो है फार्मर्स की या एससीज और एसटीज की इक्वली जो है वो जनरेट होती रहेगी। लास्ट इसका जो प्रायोरिटी सेक्टर था वो था फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो एक डिजिटल रुपी, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रुपी, को नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत कॉमन टॉपिक है आजकल आप लोगों का जो आप पढ़ते हो, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। बट प्रॉब्लम ये थी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो वो रेगुलेटेड नहीं है, तो वो इलीगल जो है प्रोसेस है। इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि डिजिटल रुपी का कंसेप्ट जो है आस्ता आस्ता डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम सारे शिफ्ट हो रहे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट लाया, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी मनी को, जिससे अगर आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप डायरेक्ट अपनी ट्रांसफ़र जो है वो मनी को कर सकते हो। इससे पहले आप डिफरेंट ऐप्स का यूज़ करते थे जिसमें थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन होती थी, यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी पैसों को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो डिजिटली, इसीलिए इसको डिजिटल रुपी बोला गया है। और जिस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है वो है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ किया गया, और इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जाएगा। और इसको रेगुलेट जो है वो आरबीआई जो है वो करेगा, और ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर से ही इम्प्लीमेंट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि जिसमें आप डायरेक्टली पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये था आपका इससे रिलेटेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ कम्स टू एजुकेशन जो थी वो बहुत सफ़र हुई थी ड्यूरिंग कोविड-19, तो उसको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लाई हैं, जैसे PM ई विद्या लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि ये चाहते थे कि 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जा सके, जिससे हर स्टूडेंट को जो है वो यूनिवर्सल एजुकेशन का कंसेप्ट जो था वो लाना चाहते थे। तो इसको लेके 200 चैनल्स की बात की गई है, वर्चुअल लैब्स की बात की गई है, लैब्स की बात की गई है, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सके। कंटेंट का बात किया गया है, कंटेंट राइटिंग बहुत इस टाइम पे बहुत प्रमोट हो रही है, बहुत प्रेवलेंट है, तो कंटेंट का बात किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है ताकि प्रमोट कर सके यूनिवर्सल एजुकेशन को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ ऑफ द बजट। नाउ कम्स टू द टैक्स प्रपोजल। तो टैक्स प्रपोजल के बारे में आपको विशाल सर जो हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, तो मैं अब विशाल सर जो है वो आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुई हैं या क्या क्या बातें जो हैं वो इस बजट में बोली गई हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो इस बार के जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब्स जो है वो वैसा ही है जैसा कि लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी इस बार ये बोला जा सकता है कि जितने भी मिडल मैन यानी जो इस बजट से बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स स्लैब्स में चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं रिबेट मिल सकती है टैक्स से, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस जो हैं टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा जिनमें जो कि चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे दिखेगा जो कि है आपका जो आप टैक्स पेयर्स जो हैं वो फाइल करते हैं अपना रिटर्न, ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे उन्हें जो है परमिटेड किया गया है कितना 2 ईयर्स के लिए जो है उन्हें जो है परमिटेड किया गया है कि उन्हें अलाउ किया गया है कि वो 2 साल उन्हें और दिए गए हैं कि वो इतने ईयर्स के अंदर जो है अपना जो टैक्स फाइल है जो उससे रिटर्न जो है उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, जो कि हैं अगर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको इन डेप्थ जो है हम अपनी क्लासेस में जो है कवर करते हैं। फिर भी अगर मैं बताऊं आपको तो अगर इसका मतलब है
कोई एक कैपिटल जो आपकी एसेट है जिससे आपको इन द लॉन्ग रन जो है जो गेन होने वाला है, जो प्रॉफिट होने वाला है किसी भी कैपिटल के ऊपर, ठीक है। वो कैपिटल आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है। तो उसके ऊपर जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं टैक्स में। जैसे अगर उसका जो आपका रिटर्न है, उसका जो गेन है, आपका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ तक का रहता है, रुपये 5 करोड़ का रहता है या उससे ज़्यादा रहता है, तो आपको 37% जो है टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर उसका रिटर्न जो है, उसका प्रॉफिट जो है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होता है, तो ये रहेगा 25% जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम बोलते हैं। इसी के साथ और अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो यहाँ पे जो है आपको इंक्रीज़ किया गया है टैक्स डिडक्शन में, जो कि है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट्स। अगर कोई भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस अकाउंट में, तो उसके टैक्स में इंक्रीज़ किया गया है डिडक्शन में, ठीक है। इसके साथ और अगर टैक्स की बात करें तो इस बार टैक्स रिलीफ जो दी गई है वो डिसेबल्स पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसे टैक्स रिलीफ जो है वो दी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इसका वो ये है कि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स यानी कोई भी न्यू इनोवेशन, कोई न्यू आइडिया जो होता है, उससे उसके जो टैक्स रिबेट जो है उसे वो 1 ईयर और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब ये जो टैक्स रिबेट है ये 3 साल तक जो है वो हो गई है। यानी अगर मैं इसको ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यानी अगर कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस जो है इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अगर आपको इनिशियली जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप स्टार्टिंग से शुरू होता है वो उसी टाइम जो है प्रॉफिट जो है अर्न नहीं करता, तो इनिशियल ईयर्स में 3 साल तक उसे कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर कोई वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उसमें जो है वो अपना टैक्स जो है उसके ऊपर उसे टैक्स जो है देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपको जो है एक्सटेंड किया गया है, एक और ईयर जो है एक्सटेंड किया गया है, किसमें, स्टार्टअप्स में जो है आपको टैक्स रिबेट में। तो ये पूरा जो था आपके टैक्स के रिलेटेड था। टैक्स जो है आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी बजट में, क्योंकि इसी से जो है आपका रिसोर्स एलोकेशन होता है, एक जगह से मनी जो है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र की जाती है वाया टैक्स, ठीक है। तो टैक्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमने इस वाले बजट सेशन में समझा, ठीक है। तो ये आपका पूरा था टैक्स प्रपोजल के रिलेटेड। आपकी जो पूरा बजट के ऊपर सेशन था वो यहाँ पे मैं एंड करूँगा, और ये जो पूरा आपकी वीडियो जो है वो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, जो है आपको ये मिल जाएंगी हमारे जो दी ऑफिसर्स के फेसबुक पेज पे। तो थैंक यू वेरी मच।